एवरीवन, मैं रवि कुमार आप सभी को आपके प्यारे से YouTube चैनल उन्नति अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने सॉलिड चैप्टर के वीडियो डाले थे, उसके बाद जो है सॉल्यूशन चैप्टर के जो है यानी कि 25 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे। और आज जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हम लोग पढ़ेंगे जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। और हम लोग जो ये क्वेश्चन जो करते हैं यानी कि पढ़ते हैं वो ऑप्शन एलिमिनेट के हिसाब से, वैसे तो बहुत सारे लोग पढ़ा देते हैं कि क्वेश्चन ए बी सी टी करके कर देते हैं, लेकिन हम लोग जो है हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा जो आप बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है कि ऊंचे पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन ये है कि जो ऊंचे पहाड़ पर जो है जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप ऊपर चले जाते हैं तो ऊंचे पहाड़ पर जल क्वथनांक कम हो जाता है। वहां पे क्या होता है कि खाना आने की वहां पे क्या होता है प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब जो होता है वो क्या होता है कम हो जाता है, जिसके कारण आप सभी जब कभी जब क्या होता है यानी कि हवाई जहाज से जब यात्रा करते हैं तो हवाई जहाज से यात्रा करने पर हमारी हाइट क्या होती है बहुत ऊंची हो जाती है। और ऊंची होने के कारण क्या होता है वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण क्या होता है कभी कभी मुंह से ब्लड निकल जाता है। कारण क्या है वहाँ पे वायुमंडलीय दाब क्या होता है कम हो जाता है। तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ही ऊंचे पहाड़ पर जल का क्वथनांक क्या होता है कम होता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि क्वथनांक कम होने के कारण ये नहीं हो सकता है कि तापमान कम होता है, ये नहीं हो सकता है। दबाव अधिक हो जाता है ये तो होगा ही नहीं, अधिक वायु हो जाता है ये तो होगा नहीं। इसका मतलब है कि जब ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है कम। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज द क्या होगा राइट आंसर। जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर को देखते हैं तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समीकरण परासरण दाब को व्यक्त करता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समीकरण जो है वो परासरण दाब को व्यक्त करता है। तो हम लोग जो है पढ़े परासरण दाब जो है एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। जो परासरण दाब होता है एक अनुसंख्यीय गुणधर्म होता है। तो परासरण दाब एक अनुसंख्यीय गुणधर्म होता है। इंग्लिश में इसको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो फार्मूला होता है वो क्या होता है पाई, या नहीं तो हम लोग कहते हैं पी। पाई या पी हम लोग कहते हैं, यानी कि पाई या नहीं तो क्या कहते हैं पी। कैपिटल पाई या पी बराबर होता है सी इंटू आर टी। जो सी जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन होता है यानी कि बिलियन के, और जो आर होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, और टी क्या होता है टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो P बराबर सी आर टी किसमें है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए इधर क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये सभी तो होगा। 28 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो परासरण के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली को हम लोग इंग्लिश में उसे बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। निकलने देते हैं क्या जो अर्धपारगम्य। हम लोग जो परासरण की जब परिभाषा कहते हैं यानी कि ऑस्मोसिस की जो हम लोग परिभाषा अगर यानी ऑस्मोसिस परिभाषा क्या होता है कि जब विलायक कण अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या होता है यानी कि उसके द्वारा आर पार यानी कि पास करते हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं परासरण कहते हैं। तो परासरण में क्या होता है कि सिर्फ विलायक के कण यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल क्या होता है यानी कि परासरण के द्वारा जो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल यानी कि विलायक के कण ही क्या कर सकते हैं उसे पास कर सकते हैं। विलायक कण ही उसे क्या कर सकते हैं पास कर सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसमें जो सही आंसर होगा यानी कि परासरण के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमेबल, एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसके द्वारा क्या होता है कि विलायक के अणु सिर्फ विलायक अणु क्या होगा उससे होकर पास करेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते 29 नंबर के क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के 0.10 m यानी m का मतलब हो गया मोलैरिटी का मतलब होता है मोलरता, यानी कि निम्नलिखित के 0.10 मोलैरिटी बिलियन में यानी कि कौन हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होगा। यहाँ पे इस चीज को हमें देखना नहीं, यहाँ पे देखना यह है कि हिमांक अवनमन हो या क्वथनांक उन्नयन हो, हिमांक अवनमन हो या क्वथनांक उन्नयन हो या फिर परिसारक दाब हो या फिर RLVP रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि बास दाब के आपेक्षिक अवनमन हो। उस सभी जो है वो किसका मतलब अवनमन या क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक अवनमन अधिक होगा वो निर्भर करता है भांट ऑफ फैक्टर पर। तो जिसका भांट ऑफ फैक्टर अधिक होगा उसका जो है हिमांक अवनमन या क्वथनांक उन्नयन क्या होगा सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे भांट ऑफ फैक्टर जो है वो होता आई। तो हम लोग जानते हैं कि जो K2SO4 के जो आई होगा आई की, तो इसको आई के वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, जो कंपाउंड होता है उसको आई में तोड़ देते हैं। आई में जब तोड़ेंगे तो ये क्या होगा 2K प्लस
और SO4 क्या हो जाएगा माइनस माइनस। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो I की वैल्यू होगा यहाँ पे हो जाएगा 3, और जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2Al 3 प्लस जोड़ क्या हो जाएगा कि 3SO4 माइनस माइनस, यहाँ पे 2 इसका और 3 इसका, यहाँ पे I की वैल्यू कितना हो जाएगा 5। और ये जो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि विद्युत अनअपघटे है, और जो विद्युत अनअपघटे होता है वो जल में तो घुलता है लेकिन आयनीकृत नहीं होता है। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या होता है I की वैल्यू, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए I की वैल्यू होता है 1। और यहाँ पे जो KCl है, जो KCl टूटता है यानी कि K प्लस और Cl माइनस, यहाँ पे देखा जाए तो K का 1 मोल और Cl का 1 मोल, यहाँ पे जो I का वैल्यू हो जाएगा यानी कि मोल की संख्या किसी भी कंपाउंड को तोड़ते हैं तो उसमें जो है मोल की संख्या क्या हो जाएगा, यानी कि किसी इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ते हैं तो उसके मोल यानी कि जो संपूर्ण रूप से इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको तोड़ेंगे तो उसके मोल की संख्या क्या हो जाएगा I, और I का मतलब हम लोग बोलते हैं उसको भांट हॉफ फैक्टर। यहाँ पे जो I की वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2। इसमें देखा है तो सबसे अधिक किसका है I की वैल्यू, यहाँ पे Al2SO4 के होल 3 यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका मतलब है जो मेरा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखा जाए कि समप्रासी विलयन में समान होती है। जो समप्रासी विलयन होता है उसका जो इंग्लिश होता है वो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि आइसोटोनिक समप्रासी विलयन में जो है इनमें से समान क्या होता है, तो समप्रासी विलयन में जो है यानी कि कहा यह जाता है कि जब 2 विलयन के जो है यानी कि समप्रासी विलयन में कह रहा है कि जिसमें समान क्या होता है, जो समप्रासी विलयन में जो समान होता है उसके सांद्रता समान होता है, और उसमें जो सांद्रता जो समान होगा वो हो जाएगा यानी कि मोलर सांद्रता क्या होता है समप्रासी विलयन में वो समान होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग जब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन के सांद्रता, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई जो है विलयन के सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है। वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर। कह रहा है कि कौन सी जो सांद्रता है जो क्या कहता है यानी कि वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए जो है वो क्या है तो उपयोगी है। वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर। और जो वेपर प्रेशर को जो बताता है, हम लोग जितने भी वेपर प्रेशर के लिए हम लोग जो मतलब फार्मूला जानते हैं उसमें क्या जानते हैं, उसमें जो रॉड्स के नियम है, रॉड्स के नियम में काम होता है यानी कि मोल अंश। तो जो वाष्प दाब के संबंध बताने वाले जो है वो क्या होता है मोल अंश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द क्या होगा राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 एम विलयन का प्रासरण दाब है। 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 एम मतलब मोलारिटी यानी कि मोलरता। 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 एम विलयन का प्रासरण दाब यानी कि प्रासरण दाब को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रासरण के दाब को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 एम विलयन का प्रासरण दाब क्या होगा 27 डिग्री सेल्सियस पर। तो प्रासरण दाब के लिए जो फार्मूला होता है यानी कि पाई बराबर जो होता है वो होता है C इंटू R इंटू टी। जो R होता है वो गैस कांस्टेंट और T होता है टेम्परेचर, C होता है विलयन क्या होता है सांद्रता। तो यहाँ पे जो है जो टेम्परेचर दे दिया वो 27 डिग्री C यानी कि 27 डिग्री C, और टेम्परेचर को हम लोग किस में लेते हैं केल्विन में। तो इसको डिग्री C इसको केल्विन बदलने के लिए क्या करेंगे कि 27 डिग्री 27 में यानी कि 273 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन यानी कि टेम्परेचर हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए तो कह रहा प्रासरण दाब है तो यहाँ पे 1 एम, और यहाँ पे जो C की जो वैल्यू दिया हुआ है यानी कि जो C की वैल्यू दे दिया है वो दे दिया है 1 एम। कितना 1 एम। C की जो वैल्यू दिया है वो दे दिया है 1 एम। और यहाँ पे करा के विलयन के प्रासरण यानी कि पाई के वैल्यू करा 1, और हम लोग R के वैल्यू जो जानते हैं, जो R की जो वैल्यू होता है वो 0.0821 होता है, 0.0821। तो यहाँ पे पाई के वैल्यू जब निकालेंगे तो C के वैल्यू तो 1 हम लोग दिया हुआ 1 जानते हैं, और इसकी वैल्यू होता है 0.0821 और गुना इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा यानी कि 300। जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे अगर सॉल्व करें इसको, इसकी वैल्यू 1 गुना 0.0821 गुना 300 केल्विन। इसको जब हटाएंगे तो नीचे में हो जाएगा यानी कि 4 जीरो और 2 जीरो, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 1 तिया 3, 2 तिया 6, 8 तिया यानी 24,
यानी कि 24.63 आता है कि 2 जीरो है, तो उस हिसाब से यानी कि इसका जो पाई के वैल्यू होगा यानी कि 24.6 एटीएम। तो उस हिसाब से मेरा जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं कि किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होता है। एक वायुमंडलीय दाब पर क्वथनांक हम लोग ये जाने हैं कि क्वथनांक उन्नयन हो या अवनवन हो, हिमांक अवनवन हो या आरएलवीपी हो या फिर परिसारक दाब हो, वो तो निर्भर करेगा भांट ऑफ फैक्टर पर। तो यहाँ पे NaCl की जो भांट ऑफ फैक्टर होगा ये दो में Na प्लस और Cl माइनस टूटेगा, तो यहाँ पे जो I का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ पे सुक्रोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होता है क्योंकि वो जल में आयनीकृत होता नहीं है, और जो जल में आयनीकृत नहीं होता है उसके लिए जो I का वैल्यू होती है वो होती है कितना, 1। ग्लूकोज का वैल्यू, क्योंकि ग्लूकोज भी एक क्या है, कार्बनिक कंपाउंड है, इसके लिए भी I का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। और यहाँ पे देखा BaCl2, तो यहाँ पे ये टूटेगा यानी कि Ba+2 और टूटेगा 2Cl माइनस में 2 मोल इसका और 1 मोल इसका, जिसका मतलब है इसके लिए जो I का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, यानी कि 2। इसके लिए 2 1 3, इसके लिए I का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो इस हिसाब से कहा जाए तो जिसका I का वैल्यू जितना अधिक उसका ही क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे क्या होगा, उच्च होगा। तो उस हिसाब से मेरा जो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग जब 34 नंबर में आते हैं, कह रहा है कि P बराबर, इसको जो x1 यहाँ पे जो दिया हुआ है यानी कि P बराबर ये x1 P0 जोड़ x2 P0 P1 P02, तो ये जो होता है ये रॉड्स लॉ से संबंधित है, क्योंकि किसी भी बिलियन के जो दाब होता है, संपूर्ण बिलियन के जो दाब होता है उसमें उपस्थित मोल फ्रैक्शन, इसको हम लोग कहते हैं मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल अंश, उसमें उपस्थित प्रत्येक अवयव के मोल अंश और उस विलायक के, उस प्योर सॉल्वेंट के जो है यानी कि वेपर प्रेशर, बाष्प दाब के क्या होता है, गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। और ये जो समीकरण जाता है रॉड्स के नियम पर। यहाँ पे जो अच्छा क्वथनांक उन्नयन जो है, ये क्वथनांक उन्नयन जब किसी नॉन वोलेटाइल, जब किसी जो है प्योर सॉल्वेंट पर नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाला जाता है तो उसके क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है, उसे हम लोग क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। यहाँ पे हेनरी नियम हम लोग जानते हैं। उसके बाद संतृप्त विलयन जो होता है, उसका संतृप्त विलयन, तो ये समीकरण किस पर जाएगा, यानी कि रॉड के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके